अब बात करते हैं ओशो की, है ना? देखो, ओशो के साथ आपने काम किया, मतलब काम मतलब कि सीखा जिंदगी को, बस है ना? सुन के मिली नहीं कभी। कैसे देखते हो आप ओशो को? क्योंकि ओशो हमारे यहाँ के कंट्रोवर्शियल गुरु हैं, करेक्टर हैं। कैसे आपने उसको समझा? वैसे हम चारवाक से, मुझे कई बार लगता है कि मैं वैसे ही जोड़ रहा हूँ ये बात कि ओशो भी हों, चारवाक भी हों, प्रेमचंद भी हों, गांधी भी हों, कबीर भी हों, ये सब समय से पहले पैदा हो गए, और हम हिंदुस्तानी समय से पहले वाले लोगों की कद्र उस तरह से नहीं करते। यू सेड इट। मैं बताऊं, आज की डेट में जेनजी ओशो से वो बहुत सुन रहा है, बहुत सुन रहा है, मिलेनियल्स बहुत सुन रहे हैं। बहुत साल पहले IBN 7 में मुझसे मेरी एक टीम की लड़की ने बस एक चीज़ पूछी कि मैम आप मतलब ओशो कैसे, ओशो को तो सेक्स गुरु कहते हैं। मैंने सिर्फ उससे पूछा, मैंने कहा ओशो की एक किताब है संभोग से समाधि, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, जिसका भी मैंने और भी पॉडकास्ट में बोला हुआ है। उसका भी बहुत कॉन्सेप्ट वही था कि हमारी बॉडी में एनर्जी वो एक ही है, तुम्हें सारी जिंदगी उसको संभोग में निकाल देना है या उसको समाधि में ले जाना है, ये तो तुम पे डिपेंड करेगा। एनर्जी तो ये तो साइंटिफिक है पूरा, है ना? आपने उसको, लेकिन इंडिया में ना मज़ा आ गया। उसकी वजह क्या है? हम इस वर्ड से हम ऑब्सेस्ड। फिर मैंने उस लड़की से कहा, मैंने कहा तुम्हें पता है ओशो ने अष्टावक्र महागीता पे बहुत बोला है। मैं आजकल अष्टावक्र महागीता सुन रही हूँ उनकी, पहले एक बार सुन चुकी हूँ, मैं बार बार सुनती हूँ, आई कीप कमिंग बैक टू अष्टावक्र। मैंने कहा ओशो ने भगवद गीता पे डिस्कोर्स दिया है, उन्होंने नानक, कबीर पे तो बहुत बोले, बुद्ध पे बोले हैं, एस धम्मो सनातनों की पूरी सीरीज है, ठीक है। उन्होंने सुकरात पे बोला है, उन्होंने ज़ेन पे बोला है। इंडिया में से इंडिया में सिर्फ सेक्स क्यों पता है भाई आपको और हमको? केवल एक ही चीज से पहचान, क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम है, ओशो की थी, मुझे बताइए। वो हमारे दिमाग में है ना, यहाँ है। और जब वो आदमी कहता था कि इंडिया में ज्यादा बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत चीजें कंट्रोल्ड हैं, बच्चों को तो आज आप स्कूल में पढ़ा रहे हो ना, सेक्स एजुकेशन की बात आप कर रहे हो ना जी। प्रॉब्लम है कि उस आदमी ने 78 में कर दी थी, 80 में कर दी थी, तो आपको लगा पागल आदमी है। समय से पहले है। 90 में तो वो शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन वो हमेशा उनके कई डिस्कोर्स में ही आता है कि जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा तब मैं और फैलूंगा, मेरी कीर्ति और फैलेगी, वो कहते थे। क्या चीज़ आपको ऐसा बनाती है? मुझे पता नहीं, मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। सन्यासिन को जो नाम दिया वो बोलोगी? बताऊं? अभी तक मैंने कहीं ऐसे बोला, मेरे ख्याल से तो नहीं दिया है मुझे। स्वामी आप पर है। हाँ नहीं, मैं बता दूंगी। स्वामी सत्यवेदांत देखें, और तब चले गए, उनका निधन हो गया। वो ओशो के उन लोगों में से थे, डिसाइपल्स में से। वो US में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे थे, उसके बाद वो ओशो के उसमें आए थे। तो कई बार बहुत लॉजिकल माइंड्स होते हैं ना, जो गुरु को डिफाई करते हैं, ऐसे लोगों में से। और जब तक वो जीवित रहे, आखिरी दिन तक, वो ओशो की किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट, जो हिंदी के डिस्कोर्स थे उनको इंग्लिश में करते थे। मैं कहती थी गुरु जी स्वामी जी क्यों अब तक कर रहे हैं? बोले वंस अ बुक इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, देन फिर वो स्पेनिश, जापानीज सब जगह चली जाती है। स्वामी सत्यवेदांत उन लोगों में से थे कि ओशो ने अपने शरीर त्यागने से पहले ये कहा था कि ये 4 लोग मेरे शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेके जाएंगे। उसमें एक नाम सत्यवेदांत का था, और सत्यवेदांत से आई एम ब्लेस्ड कि उनसे मैंने संन्यास लिया था। अच्छा, वो लोग आपको 4-5 दिन ऑब्जर्व करते हैं, और ओशो के जितने भी सन्यासी होते हैं ना, उनके नाम पहले या तो आनंद होगा, आनंद, प्रेम या ध्यान। तो शायद वो देखते हैं कि आपके जीवन में क्या है, कैसा है, मुझे पता नहीं क्या करते हैं, बट हाँ आज मैं बता रही हूँ मेरा नाम ध्यान तेजस्विनी है। क्या बात है। बहुत कम लोगों को ये पता है। तो स्वामी सत्यवेदांत ने ये नाम दिया था। नहीं तो ओशो के पास जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लड़कियों को हिंदुस्तान में वैसे ही ओशो को लेकर एक अलग तरीके की, जो आपने कहा कि जो ऑब्सेशन हमारा हो, लेकिन हम वहाँ तक कनेक्ट करने में इतना घबराते हैं। ओशो को एक बार मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि ओशो ने जब ये शुरू किया तो उन्होंने ड्रेस दी अपने जो लोग थे डिसाइपल्स को, वो एक ऑरेंज कलर की ड्रेस। तो किसी ने पूछा उनसे कि भाई ये क्यों किया है तुमने? तो उनका ये आपको हिम्मत देता और ये आपकी स्वीकार्यता को बताता है। सही बात। डरो मत, नहीं, यदि आपको तय करना है तो कर लीजिए। और एक और बात है जी, आप वहाँ जाओगे, आप अपनी डॉक्टर की, इंजीनियर की हर पहचान, जब अब वो मरून हो गई है जी, हाँ। तो अब मैं जैसे जाती हूँ ना, और होता है आप रिचा निरुद्ध हो ना, तो 1-2 बार ना मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा नहीं, मैं, वो मेरी बहन ऐसे कुछ, तो नीलम माँ थी उनकी जो सेक्रेटरी नहीं थी, वो धर्मशाला के पास, तो मुझसे बोली तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तो मेडिटेशन करने आई हो। मैंने कहा माँ फिर वो ना वही शुरू हो जाता है, आप तो KBC में आती। तो बोली तुम बोलो कि हाँ मैं वही रिचा निरुद्ध हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, मेरी वो पहचान इस गेट के बाहर है, यहाँ अंदर मैं ओशो सन्यासी हूँ। तो ओशो एक वो यूनिफॉर्मिटी भी चाहते थे कि सब एक जैसे हों, कि आप पैसे वाले हैं या सब बराबर हो जाएगा, सब बराबर हैं।
मेरा आपने पूछा तो मैं हमेशा कहती हूँ, ये सब जानते हैं कि आप गुरु को नहीं खोजते, गुरु आपको खोजता है। हालात बनते हैं, फिर कोई है जो आपको उंगली पकड़ के उस गुरु तक ले जाता है। तो 2011 के आसपास की बात है, ज़िंदगी लाइव एक तो कर करके मैं इतना दुख देख रही थी कि कहीं ना कहीं वो दुख मुझ पर हावी हो रहा था। अगर मैं उन बुजुर्गों से मिल रही थी जो ओल्ड एज होम में रहते हैं, तो मुझे लग रहा था हाँ मेरी बेटी भी एक दिन मुझे घर से निकाल देगी, तो क्या फ़ायदा घर बनाने का। आप समझ रहे हैं, किसी दंगे में जहाँ कोई कह रहा है कि मेरी बेटी को जिंदा जला दिया, तो मैं ना रात में उठ जाती थी कि आग दिख रही है मुझे, मैं बहुत ट्रॉमेटाइज रहने लगी। आई थिंक मुझे उस समय एक एंकर की ज़रूरत थी। और अगेन ओशो भी मेरी ज़िंदगी में आने से पहले मेरी माँ के जीवन में आए। अच्छा। पहले मेरी माँ ने संन्यास लिया और उन्होंने जब देखा कि बहुत परेशान सी दिख रही है, तो उन्होंने मुझसे कहा चलोगी धर्मशाला, चलो एक कैंप करके आते हैं। तो मैं ऐसे ही कैंप करने चली गई थी। फिर उस बीच मुझे एक महिला मिली जिसने मुझे ओशो की बहुत पतली सी बुक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी। तो आप समझ रहे हैं ये सब अपने आप हो रहा है, मैं एफर्ट नहीं कर रही हूँ। फिर कोई मिला जिसने कहा कि वो अंसल प्लाजा में मेडिटेशन एक शॉप थी ओशो वर्ल्ड करके, ओशो वर्ल्ड, वहाँ सुबह नाथ ब्रह्म में चैतन्य कीर्ति जी, तो मुझे बोला कि आओ मेडिटेशन करो। तो कहीं ना कहीं ऐसे ना मेरे बस रास्ते बनते गए कि पहले मेरी माँ ने संन्यास लिया, फिर जब वो कैंप किया मैंने तो माँ ने कहा संन्यास लोगी, मुझे भी नहीं पता था संन्यास क्या है। उस दिन मेरे संन्यास के लिए जब मैं बैठी तो मैं बहुत रोई, पता नहीं मैं रोई जाती थी। तो स्वामी सत्यवेदांत ऐसे बैठ गए, बोले जब चुप हो जाएगी तब माला पहनाऊंगा। और उसके बाद बड़ा अमेजिंग चीज़ हुई, ये सब हो गया, मैं ऑफिस आई तो हर कोई कहे अरे आज बड़ी सुंदर लग रही हो। अच्छा कुछ भी नहीं हुआ था। तो संजीव पालीवाल बोलते हैं तुम अगर ओशो के कैंप में जाके इतनी शांत होके आती हो तो मैं तुम्हें हर महीने छुट्टी दे दूंगा, तुम्हें लड़ोगी नहीं तुम। तो मुझे ऐसा लगा कहीं एकदम से ना मैं बहुत काम हो गई थी उस समय। और अभी मेरा सुबह का रूटीन क्या है, जब मैं उठती हूँ ना सुबह, सबसे पहले मैं एलेक्सा पे बोलती हूँ कि ऑडिबल पे मेरा किताब चलाओ। तो ऑडिबल पे मेरी इस समय जैसे अगर अभी अष्टावक्र चल रही है तो सुबह का आधा घंटा जो मैं अपनी सुबह चाय पी रही हूँ मैं ओशो को सुनती हूँ। या कभी कोई व्यथा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा किसी सवाल का, तो मैं रैंडम कुछ भी चला देती हूँ विजय जी। और जो एक बिलीफ होता है ना मन में, विश्वास कि जवाब मिल जाए, वो मजबूत करता है। और सबसे अच्छी बात है ओशो सबसे पहले आपका अहंकार तोड़ते हैं। ओशो उन गुरुओं में से जो ये नहीं कहते तुम बहुत अच्छे हो, ओशो सबसे पहले तुम्हारा अहंकार टूटते हैं। मुझे कई बार लगता है ओशो को मैंने पढ़ा कि वो बगावती हैं। और फिर मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता अपने बारे में, मैंने थोड़ा पढ़ा ओशो को, ज़्यादा नहीं पढ़ा, कबीर को पढ़ा। तो मेरे जो जानने वाले हैं वो कहते हैं तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता, तुम्हारा ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया कि पहले कबीर को पढ़ोगे फिर ओशो को पढ़ोगे तो क्या कोई कर सकता, क्या कोई तुम्हारा कंट्रोल कर सकता है। हाँ तो मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और मैं थोड़े दिन कंट्रोल अगर होने लगूँ ना तो मुझे फिर अंदर घबराहट होने लगती है कि ओशो तो एक्चुअली बगावती। अच्छा बगावत किस लेवल की? जिस दिन मैं समझ ना आऊँ कह देना ओशो बेकार बात कह रहे थे, जिस दिन मन करे मेरी माला उठा के फेंक देना। तो गुरु कह रहा है मेरी माला फेंक देना, तो उसने तो अपने प्रति भी नतमस्तक होना नहीं सिखाया जो आजकल हर गुरु सिखाता है ना। अब तो गुरु सबसे पहले यही सिखाता है कि इसको ले लो माला को, फिर चिंता छोड़ दो। क्योंकि बुद्ध ने भी कहा था कि जब बुद्धत्व प्राप्त कर लो, मार्ग में कहीं मैं मिल जाऊं तो मेरी गर्दन काट देना, सुना होगा आपने। ओशो भी कहते थे जब जिंदगी का रास्ता दिखाई देने लगे तो मुझे भी छोड़ देना। असली गुरु तो यही है, वो तो गुरु तो वही है, यही कि उसके साथ चलने का कोई इतना रैशनल माइंड अभी भी होता है। कोई डिस्कोर्स आता है मैं कहती हूँ क्या बोल रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। कितनी ताकत दी उन्होंने मुझे कि मैं कह पाऊँ कि ओशो क्या बोल रहा है। मैं स्किप कर देती हूँ कभी, ये वाली बात समझ नहीं आ रही। कौन गुरु आज की डेट में ऐसा है? आज तो हर कोई चाहता है कि आप उनके शरण में चले जाएं, तो वो सबसे बड़ी बात। हम एक सवाल को इसको आगे बढ़ाते हैं, जो आपने कहा इवॉल्व हो रही है ऋचा, लेकिन जो ऋचा ने सीखा है, पूरे अपने अनुभव किया है, इसको हम मिरर ऑफ इंडिया कह सकते हैं, खासतौर से इमोशनल लेवल पर, कि हिंदुस्तान के जो इमोशंस हैं वो क्या ऐसे ही हैं? नहीं बट विजय जी मैं ये मानती ही नहीं हूँ। मतलब यदि मुझे हिंदुस्तान समझना हो तो क्या ऋचा को समझ लूँ काफ़ी है? नहीं, क्योंकि एक बात बताऊँ आपको, हिंदुस्तान में क्या एक माइंडसेट है? हिंदुस्तान में मुझे लगता है हर शहर, हर गली मोहल्ला, हर परिवार कितने अलग माइंडसेट्स हैं। तो आप कुछ मोटे मोटे तो बना सकते हो। इमोशनल लेवल पर हम सोचते हैं जो हमारे झूठ सच है, जो हमारे टैबूज हैं, जिस तरह से हम सोच रहे हैं, हाँ वो आप कह सकते हो कि मैं खालिस देसी हूँ। डर एक तरह के हैं, सोच एक तरह की है, देश प्रेम की भावना, वो सारे जो एक मेजर वो होते हैं इमोशंस, वो शायद सेम हो सकते हैं। बट मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा और इतना व्यापक है कि किसी भी दो लोगों को आप किसी भी एक व्यक्ति को, मैं कह रही हूँ किसी भी एक व्यक्ति को आप भारत से वो नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा मुझे नहीं पता कि ये रूट सवाल है कि नहीं, क्या हम झूठ बोलते हैं मोटे तौर पर और अपने आप से? सबसे ज्यादा अपने आप से ही बोलते हैं। मतलब टैबूज का मतलब मैं झूठ समझता हूँ।
सबसे ज़्यादा अपने आप से ही तो बोलते हैं। और जो मैं आपसे कह रही हूँ, जो ओशो जो जिस अहंकार को तोड़ते हैं ना, तो शुरू में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल अगर ओशो को जो सुनते हैं वो यही तो होता है। और बहुत लोग नहीं जज पाते, बहुत लोगों को ओशो क्यों नहीं जजते, क्योंकि अगर मैं बैठी हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है ओ आई एम परफेक्ट, ओशो का एक डिस्कोर्स सुना, मुझे लगा सबसे पहला थप्पड़ तो मुझे ही पड़ गया कि क्या बकवास है तुम्हारा, आप समझ रहे हैं। तो मेरा झूठ वो तोड़ा, वो गुरु ने तोड़ दिया, मेरा वो गुरूर तोड़ा। और मैं इस प्रोसेस से गुजरी हूँ कि मुझे अपनी बुराइयां देखना आज आता है, आज मुझे आता है। आज अगर मैं किसी के साथ कुछ गलत कर देती हूँ या मैं गुस्सा कर देती हूँ तो ओशो लगातार ये कहते हैं कि होगा, गुस्सा भी होगा, पटरी से उतरोगे, बस सिर्फ खुद को देख लो कि गुस्सा आया था, गुस्सा है, उस जज भी मत उसको रजिस्टर तो कर लो, जज भी मत करो कि गुस्सा सही आया था या गलत आया था। तो आजकल मैं अभी उसको बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ कि अपने आप को भी जज मत करो, बट अपने आप को देखते रहो। दृष्टा वर्ड वो बहुत यूज करते हैं, दृष्टा होके आपको भी देखूं, इस पॉडकास्ट को भी देखूं कि हो रहा है, एक ड्रामा हो रहा है, एक चल रहा है, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। आपने डेथ की बात उस समय कही थी ना, हाँ डेथ तो समझा दो, क्योंकि डेथ के बिना जिंदगी क्या है। ओशो तो ये कहते हैं असली सत्य तो वही है। यक्ष प्रश्न याद आता है, जब मैं उत्तर युद्ध पढ़ रहा था तो उसमें यक्ष प्रश्न में युधिष्ठिर से यक्ष पूछते हैं कि जिंदगी का सत्य क्या है, मृत्यु। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मृत्यु है, जिसको लोग हम, और ओशो सबसे ज़्यादा मृत्यु पर बोलते हैं। और हिंदुस्तानी या हो सकता है दुनिया भर के लोग भी, आम आदमी सबसे ज़्यादा डरता है वो मृत्यु की बात करने हमको से। मौत के नाम से भी डर लगता है। वो एक अभी परसों उसमें सुन रही थी, बोले किसी के यहाँ अफसोस करने जाएंगे, ओ हो गुजर गए, बोले अरे तो क्यों, मैं तुम भी तो लगे हो। इतनी बार ओशो कहते शमशान घाट में दूसरे को ऐसे जला के आते हैं जैसे पता ही नहीं है कि खुद भी तो जलना है। तो ये एहसास बहुत अच्छा होता है विजय जी। मैं सच बता रही हूँ, मेरे अपने लाइफ के कई बार एम्बिशंस होते हैं, कुछ होता है, या मैं लोगों के बहुत तमाशे देखती हूँ, अपने उन लोगों को याद करती हूँ। आप कड़वा सत्य देखिए ना जीवन में। मेरी माँ को कैंसर हुआ था जब 2020 में, बहुत मेजर सर्जरी के लिए जब ओटी के अंदर जा रही थी तो मैं घबरा गई थी। मैं उनको से कहती, मैंने कहा सुनो शराफत से बाहर आ जाना, लड़ लेना बस ये। तो बोली ओशो ठीक है, आ गए तो बहुत अच्छा है, एक बोनस लाइफ होगी, कौन जीना नहीं चाहता। बोली ऐसा थोड़ी कि हम जीना नहीं चाहते, लेकिन अगर अंदर से हम चले गए तो भी कष्ट नहीं है। बोले ओशो के साथ रह के इतना तो आ गया, मृत्यु को लेकर एक्सेप्टेंस तो आ गई है। बाहर निकल आई, बहुत खुल के जीती, आज भी बहुत खुल के जीती हैं, क्योंकि तो बिल्कुल मृत्यु से मिलकर आ गई। लेकिन उनकी वो लाइन उस समय, तो मैं अभी उस प्रोसेस में हूँ। मैं हर दिन अपने आप को बताने की कोशिश करती हूँ कि ये सब कुछ एक दिन चला जाना है। और कई बार कुछ लोगों का मैं सच बताऊँ, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ ना, कितनी मारा मारी में लगे थे, देखो चले गए। इतनी दुश्मनियाँ हम पाल लेते हैं, इतना एक दूसरे के लिए बुरा बोलते हैं। मुझे मालूम मेरे लिए कुछ लोग बहुत बुरा बोलते हैं विजय जी, मैं फिर भी उनके लिए भी बुरा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है क्या करना है, एक दिन है तो वो व्यक्ति नहीं रहेगा या हम नहीं रहेंगे, तो मैं अफसोस करूंगी, या मैं नहीं रहूंगी तो वो अफसोस करेगा। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं कि मैं जाके सबको गले लग रही हूँ। हाँ, सबका अपना अपना है, छोड़ दो, तुम्हारी राह है, तुम्हारा मेरा नहीं जमा, इट इज फाइन, यू गो योर वे, आई गो माय वे। बट मैं क्यों, कुछ कई बार लगता है बहुत फालतू की चीजों में। आप जर्नलिस्ट को देखिए, आप जिस फ्रेटर्निटी के हमारे आपस के कितने दोस्त खत्म हो गए हैं, ये मोदी जी और गांधी और केजरीवाल के चक्कर में लड़ने में। और मुझे लगता है क्यों लड़ना, इट इज ओके अगर कोई मोदी फैन है, कोई राहुल गांधी फैन है, इट इज ओके, वो मेरे लिए कैसा है, मेरे लिए वो तो मैं आई डोंट जज बाय पीपल फॉर देयर पॉलिटिकल इतना बढ़ जाते हैं कि शायद किसी और मसलों पर ना नहीं। तो मैंने अपना एक उसूल रखा है विजय जी, मैं अपनी तरफ से किसी से नहीं लड़ूंगी उसकी पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से। सामने वाला मुझसे लड़ ले या मुझसे संबंध खत्म करना चाहे, जैसे मैंने अगर यूजीसी पे कुछ लिख दिया, तुम्हें मेरे नहीं ठीक लगा, तुम्हें मुझसे दोस्ती तोड़नी है, यू मोस्ट वेलकम टू डू दैट। मैं फेसबुक पे दिन भर पढ़ती हूँ, बहुत लोग ऐसी चीजें लिखते हैं जो मेरे पॉलिटिकल व्यूज या मेरी ओपिनियन से अलग है। आई डोंट जज देम फॉर दैट, आई जज देम फॉर व्हाट दे आर टू मी। मेरे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, मेरी मुसीबत में काम आए थे, बहुत बढ़िया। तो मुझे इस चीज से थोड़ा प्रॉब्लम है। चलिए खत्म करते हैं, सबको मरना है एक दिन भाई, सब याद रखें बस। बात खत्म नहीं कर सकते, जिंदगी और मौत के बीच की सारी बात हमने की है, बहुत सारी बातें हैं जिंदगी और मौत के बीच में, मौत भी सच है, जिंदगी भी सच है। मैं आखिर में एक बात कहती जी, अगर हर दिन, अभी मैं भी उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ, अब सोचूं कहीं बोर्ड पे लिख लूँ, अगर हर दिन हम लोग कहते हैं ना ऐसे जियो कि तुम्हारा आखिरी दिन है, तो क्या आप लोगों को उतनी ही गालियां दोगे जो आखिरी दिन दोगे? नहीं ना, हो सकता है फोन उठा के 4 लोगों से बात कर लो, किसी से सॉरी कह दो, किसी से थैंक यू कह दो, किसी से आई लव यू कह दो। माने तो सही हम कि ये आखिरी दिन है, बस वही मानना है। असली बात है जिस दिन हम ये मान लेते हैं ना कि आज आखिरी दिन है, हम तो उन लोगों में से है ना ऋचा जी की शमशान वैराग्य एक शब्द है। हाँ मालूम है मुझे, बस बाहर आके उसे छोड़ जाता है। आधा घंटे भी नहीं रहता, आधा घंटे भी नहीं रहता, बाहर आते ही चाय तो पीकर फिर वही की वही बात कर। खैर, लेकिन एक जिंदगी का सच और ऋचा की खूबसूरती
वो है संगीत। अरे संगीत को पसंद क्लासिकल करना आप है। सीखते हो, संगीत सीखते हो, बिटिया को सिखा रहे हो, तो बिना संगीत के तो ये पॉडकास्ट, ये बातचीत अधूरी है ना। संगीत तो रस है ना, जिंदगी है। हाँ बट अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि गा सकूं। मैं शंकर महादेवन ऑनलाइन एकेडमी से सीखती हूँ, हफ्ते में एक ओहो, क्लास होती क्या है। बात है। मतलब शंकर जी नहीं सिखाते, हाँ, वो- उनके टीचर्स हैं, लेकिन क्लासिकल तो भी नहीं गा पाऊंगी, अभी इतनी हिम्मत जो नहीं आई गाएं है। आप, किसी दिन ताकि- मेरा सपना है कि गा पाऊं। हमारी मैं शुभकामनाएं। अपने गणपति के सामने हाजिरी अभी 2 साल से लगानी शुरू की है जी। कि इतने आर्टिस्ट हमारे आते हैं तो मैं भी गाऊंगी। अकेले में गाती हूँ। ये तो अकेला, ये किसी को भी नहीं पता चलेगा। मुझे गाना बहुत पसंद, मुझे कुछ गाने जो बहुत पसंद है उसमें से एक ट्राई करती हूँ। ये भी मैं अगर जी। बेसुरा का तो प्लीज एडिट नहीं, कीजिएगा। जब हम न होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली क्या बात। बन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम। ये मेरी बहुत फेवरेट लाइन है। बहुत खूबसूरत है। बहुत- महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा। क्या बात है। बस ऋचा महकती रहे। बस बनके यही कली। चाहते हैं। हम यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला थैंक इतने यू विजय बिजी जी, आपने सेलिब्रिटी बुलाया। के मैं साथ। बहुत नर्वस थी कि आप नहीं, इतने नहीं। वरिष्ठ पत्रकार, नहीं, हमारे नहीं। सीनियर, पता नहीं क्या मैं पूछेंगे। नर्वस था ना कि जिसने जिंदगी में कुछ सीखा नहीं है, वो एक ऐसी जिसने जिंदगी को सीख लिया हो, पढ़ लिया हो, उनके साथ बात करें। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। थैंक यू। Thank you. टेक केयर।